हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज वाली सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक तथा सुरक्षित रसायन कौन सा है। तो जब हम क्या करते हैं, भंडार गृह में किसी अनाज को स्टोर करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सल्फास की एक टैबलेट को 10 टन, जो हमारा 10 टन होता है, 10 टन में हम एक टैबलेट का यूज़ करते हैं। किसकी? सल्फास की एक टैबलेट का यूज़ करते हैं। किसके लिए? इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा जो अटैक होता है तो उस अटैक को हम रोक सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। एक टैबलेट का यूज़ करते हैं 10 टन पे। और ये टैबलेट का वजन कितना होता है? ये टैबलेट होती है 3 ग्राम की। 3 ग्राम की एक टैबलेट का यूज़ करते हैं हम 10 टन के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, मुखांगों से चूसने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्न समूह के कीट विष के लिए आवश्यक होती है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जिनके सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं, तो उन इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए हम किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे जिससे इनकी मैनेज को, उसके अटैक को हम कम कर सकते हैं और इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट पोजन। कॉन्टैक्ट पोजन यानी कि स्पर्श विष। अगर हम इस कॉन्टैक्ट पोजन का यूज करेंगे तो क्या होगा, सकिंग टाइप जो जिनके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, चूसने वाले सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, उनके कंट्रोल को हम रोक सकते हैं। और जो स्टमक पोजन होता है, स्टमक पोजन किस प्रकार के इंसेक्टों को कंट्रोल के लिए करते हैं? ये चूइंग टाइप, जिनमें कैसे होते हैं, चूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए हम स्टमक पोजन या आमाशय विष का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, सम्मिलित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष निम्न में किस एक अवस्था में प्रयुक्त होते हैं। क्या करते हैं, जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल किस समय करते हैं इंसेक्ट को, तो किस स्टेज पर करते हैं, वो करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे हम क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्टों को कंट्रोल करते हैं न्यूनतम आर्थिक स्तर पर, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइनो गैस पंप एक है, यानी कि साइनो गैस पंप क्या है? एक फ्यूमिगेटर है। फ्यूमिगेटर, देखो, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, तो तीन प्रकार के हम क्या करते हैं, यंत्रों को यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? स्प्रेयर होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? स्प्रेयर होता है। इसके बाद में होता है हमारा डस्टर होता है। डस्टर को यूज़ करते हैं हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए। फिर क्या करते हैं हम, एक हमारा होता है फ्यूमिगेटर। फ्यूमिगेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो साइनो गैस पंप क्या है? एक फ्यूमिगेटर का एक हिस्सा है। फ्यूमिगेटर का एक हिस्सा है। स्प्रेयर का यूज़ करते हैं हम इंसेक्ट पेस्टों पे, जो फोलियर स्प्रे, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए हम क्रॉप पे जब फोलियर स्प्रे करते हैं तो हम इसमें स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। और डस्टर का यूज़ कब करते हैं? जब इंसेक्टिसाइड के जो हम डस्ट पार्टिकल का यूज़ करना होता है तब हम उसमें डस्टर का यूज़ करते हैं। और फ्यूमिगेटर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें फ्यूमिगेशन करना होता है, ध्रूमण करना होता है, यानी कि प्रधूमन करते हैं हम कब? जब स्टोरेज में जो फ्लाइंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए हम क्या है, फ्यूमिगेटर का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो साइनो गैस पंप एक भाग है, वो किसका है? फ्यूमिगेटर का है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा एक विटामिन ए प्रचुर स्रोत है, यानी कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए आम में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सरसों की फसल में माहों पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि जो एफिड होती हैं मस्टर्ड की क्रॉप में, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम माहों का कंट्रोल कर सकते हैं? वो है हमारा मेलाथियन। मेलाथियन के यूज से हम क्या कर सकते हैं, माहों का कंट्रोल कर सकते हैं मस्टर्ड की क्रॉप में। अगला दिया गया, स्वस्थ धान की जड़ें का रंग होता है, जो कैसी, जो हमारी हेल्थी राइस होते हैं उनकी जड़ों का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो उनका कलर कैसा होता है, जो स्वस्थ धान होते हैं उनका कलर कैसा होता है? उनका होता है रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी वाला सही, रेडिश ब्राउन। हिंदी में दिया गया है रक्ताब बादामी, यानी कि इनको बोलते हैं रेडिश ब्राउन होता है। जो हेल्दी प्लांट होता है राइस का, उनकी रूट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। मक्का, फिर तोरिया, फिर गेहूँ, फिर मूंग, फसल चक्र को कहते हैं। ये जो फसल चक्र हमारा दिया गया, ये कैसा हो जाता है? रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। रिले मतलब कंटिन्यू क्रॉप उगाना, मतलब कोई गैप नहीं छोड़ना, हम कंटिन्यू क्रॉप उगाते ही चले जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सीजन स्टार्ट होता है खरीफ से, तो खरीफ में हम क्या बो देंगे? मक्का बो देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तोरिया सरसों को बोएंगे, फिर गेहूँ करेंगे, फिर मूंग करेंगे। इस प्रकार से ही हमारा क्या हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। कंटिन्यूअस क्रॉप को हम कल्टीवेट कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रयोग में तीन किस्में, क्या दिया गया है, एक प्रयोग में तीन किस्मों को दो बीज दरों के साथ
3 बार पुनरावृत्त किया गया है। और आगे पूछा गया है स्वतंत्रता कोटि की संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या दिया गया है, 3 वैरायटी विद 2 सीड रेट वेयर रेप्लिकेटेड थ्राइस इन एन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। तो ये हमारा उसका क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 3 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बैगन का उत्पत्ति स्थान, यानी कि जो ब्रिंजल है, ओरिजिनल प्लेस ऑफ ब्रिंजल पूछा गया, तो बैगन का जन्म स्थान कहाँ पर है, भारत में है। बैगन का जन्म स्थान तो भारतवर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है, यानी कि जो सीरियल क्रॉप होती है, कोर्स ग्रेन होते हैं, उनकी खेती किस एरिया में की जाती है, ऐसी कौन सी उनके लिए भूमि होती है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो इस पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपलैंड एरिया। अपलैंड एरिया होती है, ऊपरवार भूमि होती है, उस पर क्या करते हैं, कोर्स ग्रेन या मोटे अनाजों को उगाते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ये सब किस में आते हैं, कोर्स अनाज में आते हैं, कोर्स ग्रेन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है रुपाई के लिए साकेत 4 धान की नर्सरी में पौध की अवधि होनी चाहिए, यानी कि साकेत 4 क्या है, एक धान की क्या है, वैरायटी है। साकेत 4 क्या है, धान की एक वैरायटी है। पूछा गया है कि साकेत 4 धान की नर्सरी पौध की अवधि होनी चाहिए, यानी कि जब हम साकेत 4 वैरायटी लगाएंगे तो हमें जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौध तैयार कर रहे हैं, तो वो हमारी पौधे कितने दिनों में कितने दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या तैयार हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 दिनों में साकेत धान तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम सभी ऋतुओं में उगा सकते हैं, तो वो कौन सा है, मक्का। मक्का को हम तीनों मौसमों में उगा सकते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद, तीनों में। अगला दिया गया विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के, यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दिया गया है ग्रोइंग प्लांट और डिफरेंट हाइट, जब क्या करते हैं हम ग्रो करते हैं प्लांट को डिफरेंट हाइट में, इन सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, एट द सेम टाइम में करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं मल्टीपल स्टोर्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल स्टोर्ड क्रॉपिंग। हिंदी में बोलते हैं बहुत स्तरीय फसलोत्पादन, बहुत स्तरीय फसलोत्पादन, यानी कि बहुस्तरीय मतलब ऐसे क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप की क्रॉपों को उगाते हैं, जैसे किसी की हाइट 4 मीटर है तो किसी की हाइट 10 मीटर हो जाएगी, किसी की हाइट 15 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुमंजिली क्रॉपों को उगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया जल प्रयोग क्षमता सार्वधिक होती है, यानी कि ऐसी कौन सी इरिगेशन का मेथड है जिसमें क्या पौधे सबसे ज़्यादा जल को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, बूंद बूंद द्वारा सिंचाई करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, सॉइल होती है, वो सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। आलू का कंद रूपांतरित है, यानी कि आलू है वो किसका रूपांतरण है, तो वो किसका हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा स्टेम का, तने का रूपांतरण है आलू। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है बरसीम एक चारे वाली फसल है, बरसीम क्या है, एक चारे वाली फसल है, तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। ये एक चारे वाली फसल है बरसीम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रा। ये पूछ रहा है कि इसको कब बोया जाता है, तो इसको कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, यानी कि रबी के सीजन में इसको हम क्या करते हैं, बुवाई करते हैं, सोइंग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पौधे के लिए आवश्यक तत्व के रूप में अधोलिखित तत्वों का प्रतिपादन भिन्न भिन्न समय पर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा दिया गया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा फर्स्ट पे। फिर इसके बाद में दिया गया मैग्नीज, मैग्नीज हो जाएगा सेकंड पे। फिर जस्ता हो जाएगा, फिर तांबा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, फिर मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, फिर जिंक का इस्तेमाल करते हैं, फिर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी वाला सही, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा मृदा जल पौधों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है, यानी कि कौन सा जल होता है जिसे क्या करते हैं, पौधे लेते हैं, पौधे एब्जॉर्ब करते हैं किस जल को, तो कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, कोशिका जल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया गया नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत है, यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, कुछ खादें दी गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, सूखा रक्त में, सूखे रक्त में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ड्राइड ब्लड में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम किससे बनाते हैं, सूखे चारे से बनाते हैं।
उन फसलों से बनाया जाता है जिसमें क्या प्रोटीन अधिक होता है, या फिर क्या 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 दिया गया इनमें, ये जो बनाया जाता है ना वो किन फसलों से बनाया जाता है, उनमें किन की प्रचुर प्रचुर मतलब ज़्यादा मात्रा पाई जाती हो। तो यहाँ पर दिया गया प्रोटीन, जिन फसलों में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है उनसे हम क्या बनाते हैं, हे बनाते हैं। और जिन फसलों में क्या होती है, साइलेज की अधिक मात्रा होती है, मतलब सॉरी साइलेज किन से बनाया जाता है, इनमें कि फैट की अधिक मात्रा होती है उनसे हम साइलेज बनाते हैं। जिन फसलों में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है उनसे हम क्या बनाते हैं, हे बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, भूगर्भीय क्षरण को कहते हैं, यानी कि पूछा गया है भूगर्भीय क्षरण। भूगर्भीय क्षरण मतलब क्या होता है, जियोलॉजिकल इरोजन इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जब मृदा की सतह का इरोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, भूगर्भीय क्षरण को हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम नेचुरल इरोजन। जब सॉइल जैसे जैसे हमारा कोई ये एरिया दिया गया उसमें सॉइल का क्या हो, एक भूगर्भी मतलब उसकी भूमि का पूरा कैसा हो जाए, इरोजन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल इरोजन। वो नेचुरल के नेचर के द्वारा होता है। जैसे हाई डेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ तो वहाँ पर क्या ज़्यादा इरोजन हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में क्या, ज़्यादा मात्रा में अगर एयर मूव कर रही है वहाँ से तो फिर हमारा कैसा हो जाएगा, ज़्यादा इरोजन होगा सॉइल का, तो उसे हम बोलते हैं भूगर्भीय क्षरण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, दो विविध जीव, क्या दिया गया, दो विविध जीव रूप पादपों के संकरण से उत्पन्न प्रजाति अथवा हाइब्रिड को कहते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया गया, इसमें हमारा सबसे पहले दिया गया मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन हम क्या कब करते हैं, मास सिलेक्शन जब करते हैं हमारे पास बहुत सारी क्रॉप लगी हो और उसमें हमें क्या करना है, एक डिफरेंट टाइप की सीड को हमें, जैसे हमें देखना है कि किसी कोई ऐसा पौधा है जिसमें काफ़ी अच्छी सीड है तो हम उसमें क्या करेंगे, मास सिलेक्शन कर लेंगे। और फिर दिया गया संकरण, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन कब करते हैं हम, जब दो विविध रूप के जीव हों, यानी कि क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या हो, वेराइटियाँ, और उनसे हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उनको, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगला दिया गया, क्रोमोजोम में आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, ये पूछ रहे हैं कि गुणसूत्रों का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। अगला दिया गया है, निम्न में किस एक में कृंतक बरण सामान्य प्रथा है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। दिया गया क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, जब किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, कोई प्रोजेनी को डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्लोनल, क्लोनल बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ किस में होता है क्लोनल सिलेक्शन, यहाँ होता है हमारा केले में। केले में क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है। मतलब एसेक्सुअल का मतलब होता है पौधे के जब पौधे का विकास जब किसी पौधे का विकास, किसी भ्रूण का विकास उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा केला। केला का जो हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक बरण सामान्य प्रथा होता है किसमें, केले में, यानी कि क्लोनल सिलेक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त प्रोजेनी को हम कहते हैं क्लोन कहते हैं। अगला हमारा दिया गया, निम्न में कौन सा एक संप्रेक्षण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कोई भी योजना को। तो यहाँ पर इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, मैसेज दिया गया, मैसेज से कम्युनिकेशन हो जाता है, चैनल से भी कम्युनिकेशन हो जाता है, फीडबैक भी देते हैं, इससे भी कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर आगे हमारा क्या दिया गया है, फाइडिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि फाइडिलिटी से, इससे हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता। डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, क्रमागत ह्रास उत्पादन नियम। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, क्रमागत ह्रास उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होता है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या दिया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न के बारे में दिया गया। तो सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि क्या होता है, हमें उत्पादन होता है तो किससे होता है, सबसे अधिक लाभ किस उत्पादन से प्राप्त होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छे डिटेल में नहीं बता सकता हूँ मैं। इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। दिया गया है सीमांत लागत बराबर होगी सीमांत उत्पादन की, सीमांत लागत बराबर होगी सीमांत उत्पादन के, यानी कि डी दिया गया सही हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, बाग में पौधे लगाने की किस विधि में किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। पूछा गया कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें अधिक पौधे लगा सकता है किसान।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम, यानी कि बोलते हैं पष्टभुजाकार विधि। इसमें क्या होता है 50% पौधे हम अन्य विधियों की अपेक्षा लगा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम, यानी कि पष्टभुजाकार विधि में क्या किसान 50% से भी 50% अधिक पौधे लगा सकता है अन्य विधियों में। जैसे कंटूर दिया गया, स्क्वायर सिस्टम दिया गया और रेक्टेंगुलर सिस्टम दिया, इन तीनों सिस्टमों से ज़्यादा पष्टभुजाकार में क्या कर सकते हैं 15% पौधे अधिक लगा सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट ये लगा हुआ है, एक प्लांट ये लगा हुआ है, एक प्लांट ये लगा हुआ है, एक प्लांट ये लगा हुआ, तो जो बीच में जो स्पेस बचा है इस स्पेस में क्या करेंगे एक प्लांट को और लगा देंगे। इस विधि को बोलते हैं हम हेक्सागोनल सिस्टम है, पष्टभुजाकार, पांच भुजाएं बन जाती हैं इसमें। फिर दिया गया फूल गोभी में जो ब्राउनिंग का निदान, यानी कि फूल गोभी में क्या होता है ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग एक डिजीज होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो पूछा गया है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कंट्रोल हम किससे कर सकते हैं, जो ब्राउनिंग होता है ना तो उसका हम कंट्रोल किससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग डिजीज होता है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका कंट्रोल कर सकते हैं बोरिक एसिड का स्प्रे करके। अगला दिया गया है विजय, अंबर, सोना, किसान। ये कंपोजिट किस्में किसकी हैं, तो ये मक्के की किस्में हैं सारी की सारी, विजय, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट किस्म। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, तो सरसों की 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज होती है। फिर दिया गया खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। जैसे हमारी फसल खड़ी हुई है और अगर हम उसमें दूसरी क्रॉप हम उसमें बो देंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया फल एवं तना बेधक, या क्या दिया गया फ्रूट एंड स्टेम बोरर। फ्रूट एंड स्टेम बोरर दिया गया फल एवं तना बेधक एक प्रमुख कीट है। क्या दिया गया जो फ्रूट हमारा दिया गया एंड सूट बोरर, स्टेम या सूट बोरर इज सीरियस पेस्ट ऑफ। तो ये किस फसल का सीरियस पेस्ट है, ये बैगन का। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इंसेक्ट, वो इंसेक्ट लगता है जो कि क्या होता है फ्रूट एंड सूट बोरर बोलते हैं जिसे हम। और नहीं, ये तो फ्रूट एंड सूट बोल रहा है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नहीं होता है इसमें, सॉरी मैं गलत बता गया। इसमें होता है ल्यूसिनोडास ऑर्बोनेलिस करके एक इंसेक्ट होता है जो लगता है शायद इसमें बैगन में लगता है, जो होता है फल एवं तना बेधक होता है, ल्यूसिनोडास ऑर्बोनेलिस होता है। कंफर्म डाउट है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस एक रसायन का प्रयोग गन्ने के बोए जाने वाले टुकड़ों को उपचार के लिए किया जाता है। गन्ने में क्या होता है एक डिजीज लगता है जो होता है रेट रोट ऑफ शुगर कैन। रेट रोट ऑफ शुगर कैन लगता है, वो क्या होता है एक सीड बॉर्न डिजीज होता है। वो कैसा है, सीड बॉर्न डिजीज होता है। इसका जो पैथोजन होता है वो कहाँ होता है, प्लांट, इसका पैथोजन होता है वो सीड में होता है, तो उसे हम बोलते हैं सीड बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए ये कैसा फंगल डिजीज होता है, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या क्या करते हैं हम किसी फंजीसाइड से इस सीड को हम उपचरित कर लेते हैं, उसको हम ट्रीटेड कर लेते हैं। तो पूछा गया कि किस रसायन का यूज करते हैं गन्ने के टुकड़ों को क्या करने के लिए, उपचारित करने के लिए। तो वो होता है एरिटॉन। एरिटॉन और एग्लॉल फंजीसाइड होता है जिससे हम ट्रीटेड करते हैं किससे, जो रेट रोट ऑफ शुगर कैन होता है फंगस की वजह से होता है। जो एक फलकाटम होता है एक फंगस, नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो उसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम इसके सेट को ट्रीटेड कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसकी होती है रिड्यूज हो जाती है। तो किस वजह से सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस्ड होती है, यानी कि कम हो जाती है, तो किस वजह से होती है, कंटिन्यूस क्रॉपिंग की वजह से। हम क्या करेंगे अगर लगातार फसलों को उगाते रहेंगे, एक ही प्रकार की फसलों का अगर हम लगातार उगाएंगे तो क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूज हो जाती है। मृदा की जो उत्पादन की क्षमता होती है वो कैसी होती है, कम हो जाती है। गन्ना गेहूँ साई खेती में गन्ना बोया जाता है, किसमें क्या करते हैं इंटरक्रॉपिंग करते हैं, किसमें द शुगर कैन व्हीट इंटरक्रॉपिंग शुगर क्या दिया गया है इन शुगर कैन व्हीट इंटरक्रॉपिंग शुगर कैन इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ। पूछ रहे हैं कि गन्ना गेहूँ साई फसली में गन्ना कब बोया जाता है, तो हम गन्ने को कब लगाते हैं, गन्ने को लगाते हैं अक्टूबर माह में साई फसली में। अगला दिया गया बरसीम के बीज को उपचारित करते हैं, यानी कि बरसीम को बीज को हम क्या करते हैं ट्रीटेड करते हैं। तो हम किससे बरसीम के बीज को क्या करते हैं उपचारित करते हैं, तो किस करते हैं राइजोबियम कल्चर से करें, क्योंकि ये बरसीम कैसी होती है, एक लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, दलहनी फसल होती है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर लेते हैं। तो हम इसको किससे ट्रीटेड करते हैं, राइजोबियम कल्चर से करते हैं इसको ट्रीटेड। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया
सॉरी, पौधे की निचली पत्तियां, क्या दिया गया है, पौधे की निचली पत्तियों के किनारे के जलने या झुलसने से आभास होता है। यानी कि क्या दिया गया है, जब पौधे की निचली पत्तियां कैसी जलने या झुलसने जैसी हो जाती है तो किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी इस वजह से हो जाती है। दिया गया है स्कॉर्चिंग ऑफ बर्निंग ऑन द मार्जिन ऑफ बॉटम बॉटम लीव्स मैनिफेस्टेड टू द डिफिशियंसी ऑफ, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से पत्तियां झुलसने और जलने जैसी दिखाई देती हैं निचली पत्तियां। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पोटोशियम। पोटोशियम की कमी से क्या होता है, पत्तियां ऐसे लगने लगती हैं जैसे किसी ने जला दिया हो। कौन सी, निचली पत्तियां। निचली पत्तियों को बोलते हैं हम ओल्ड लीफ या पुरानी पत्तियां। पूछा गया कौन सी प्रजाति जौ की है, जौ की प्रजाति पूछी गई, यानी कि बारले की एक वैरायटी पूछी गई, तो कौन सी, आज़ाद वैरायटी है। आज़ाद ये कहाँ से, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर कल्याणपुर से ये डेवलप की गई है वैरायटी। कल्याणपुर कानपुर से CSA से डेवलप की गई वैरायटी। ये किसकी है, वारले की वैरायटी है जौ की। सोनालिका गेहूं की होती है वैरायटी। और सोना वैरायटी किसकी है, ये शायद में सोना मेज की वैरायटी है। और नवीन, नवीन का पता नहीं किसकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया पार्थिनोकार्पी दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी ये क्या दिया गया, पार्थिनोकार्पी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बस ये गलत छाप दिया, लेकिन यहाँ पर पार्थिनोकार्पी ही होगा। पार्थिनोकार्पी हिंदी में कहा गया है अपरागण फलन पाया जाता है, यानी कि पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। पार्थ बिना निषेचन के फल को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी किसमें पाई जाती है, पार्थिनोकार्पी पाई जाती है केला में। केला में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो जाता है। जब बिना बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। यानी कि जब बिना निषेचन की फल का विकास हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अगला दिया गया दियारा भूमि किसको कहते हैं। तो दियारा भूमि किसको कहते हैं, इसमें दिया गया है नदी के किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल जल से भर जाता है बाढ़ में, उसे हम बोलते हैं दियारा। देखो, दियारा भूमि वो भूमि होती है, जैसे हमारी जो लो लैंड एरिया होती है नदी के किनारे की, वो कैसी हो जाती है, वो जल से भर जाती है। तो क्या करते हैं, बरसात की सीजन में जैसी बाढ़ें आती हैं तो वो क्या होती है, ढक जाती है पानी से, बाढ़ में दब जाती है पूरी भूमि। तो उसमें हम बरसात की सीजन में क्रॉप नहीं उगा सकते, उसको हम बोलते हैं दियारा लैंड। उसको क्या बोलते हैं, दियारा लैंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो जब बाढ़ आती है नदी की तो हमारी कुछ भूमियाँ जमीनें डूब जाती हैं, उनको हम बोलते हैं दियारा भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले पोटैटो दिया गया, पोटैटो में झुलसा ब्लाइट डिजीज लगता है, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट लगता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट लगता है और फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट लगता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया गया है हमारा अगला, हमारा दिया गया क्या, गेहूं में दिया गया स्मट डिजीज, कंडवा गेहूं में लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया गया ज्वार, ज्वार में अर्गट, लेकिन अर्गट तो बाजरा में लगता है क्यों, क्लेविसस फ्यूजीफार्मी से लगता है अर्गट बाजरे में। फिर दिया गया सेसमम, सेसमम फ्लोडी में लगता है, फाइलोडी सॉरी सेसमम में कौन सा, फाइलोडी डिजीज लगता है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से, MLO की वजह से होता है क्या, फ्लोडी डिजीज। इसको स्प्रेड कौन करता है, इसको लीफ ओवर स्प्रेड करता है, और ये फाइटोप्लाज्मा के होने द्वारा बीमारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से एक दली फल सब्जी कौन सी है, यानी कि पूछ रहा है मोनोकोट वेजिटेबल, विच वन ऑफ द मोनोकोट वेजिटेबल, एक बीज पत्री सब्जी कौन सी है। तो हमारी एक बीज पत्री सब्जी इसमें हो जाएगी कौन सी, घुइयाँ हो जाएगी एक बीज पत्री। क्या दिया गया, अरबी, अरबी होती है हमारी कैसी, एक बीज पत्री। अरबी कैसी होती है हमारी, एक बीज पत्री होती है, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। अगला दिया गया कौन सी कीट जाल, क्या दिया गया कौन सी कीट जाल फसल है। अच्छा, क्या दिया गया विच वन इज एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैप क्रॉप है, तो भिंडी होती है ट्रैप क्रॉप। भिंडी होती है, क्या होता है, जैसे हमारी कॉटन की क्रॉप होती है, कॉटन की क्रॉप में एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम होता है पिंक बॉलवर्म। जिसका नाम क्या होता है, पिंक बॉलवर्म होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। उसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है किसमें, कॉटन में होता है। वो कॉटन की जो बॉल होता है उसमें एग लेइंग करता है, इसके बाद में क्या करता है, कॉटन की क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या करते हैं हम, चारों तरफ भिंडी की, कॉटन की, जैसे ये कॉटन का फील्ड है, ये पूरा हमारा क्या है, कॉटन का फील्ड है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, भिंडी की प्लांटिंग कर देंगे, भिंडी को लगा देंगे। जैसे ही पिंक बॉलवर्म का अटैक होगा तो भिंडी पे ही अटैक करेगा, अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो एक ही कुल की एक ही फैमिली के सदस्य होते हैं, भिंडी और कॉटन मालवेसी के होते हैं। तो वो ये पिंक बॉलवर्म होता है ना, ये अटैक भिंडी पे ही कर देता है। तो ये इसे बोलते हैं हम जाल क्रॉप है या ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर हमारा कॉटन लगा हुआ है,
इसके आसपास हम क्या करेंगे, भिंडी को लगा देंगे। और कॉटन और भिंडी एक ही फैमिली के होते हैं, मालवेसी के। तो जैसे पिंक बॉलवर्म इस पे अटैक करेगा ना भिंडी पे, तो भिंडी को ही खाता रहता है, अंदर कॉटन पे अटैक नहीं करता। उसे हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप या जाल फसलें, इंसेक्ट को फंसाने का काम करती हैं। वहीं उसी में भिंडी में ये क्या कर, भिंडी को ही खाता रहेगा और कॉटन पे अटैक नहीं करेगा। अगला दिया है पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तथ्य है। पूछा गया कि पौधे के लिए कैसा बेनिफिशियल है, बस नॉन एसेंशियल दिया गया है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 17 होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसमें कि सोडियम नहीं आता है। सोडियम इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये पौधे के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि चुकंदर की फसल है, चुकंदर की फसल में सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम क्या होता है, चुकंदर की क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल है। और यहाँ पर दिया गया है हमारा कैल्शियम दिया गया है, फिर पोटेशियम दिया गया है, फिर मैग्नीशियम दिया गया है। कैल्शियम पोटेशियम ये सब न्यूट्रेंट हमारे इसेंशियल न्यूट्रेंट है, लेकिन सोडियम इसेंशियल न्यूट्रेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो कार्बन होता है वो पौधे के लिए कैसा है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। और पौधे इसे प्राप्त करते हैं, पौधे इसे किससे प्राप्त करते हैं, एयर से, यानी कि हवा से प्राप्त करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शीत ऋतु में मकई की बुवाई की अनुशंसा उन रिजेज पर की जाती है जिनका ढलान कैसा हो, जिनका ढलान दक्षिणी हो। दक्षिणी ढलान होता है ना, जिन पेड़ों का ढलान दक्षिणी होता है, उन पर हम क्या करते हैं, शीत ऋतु में विंटर सीजन पे मक्का की क्रॉप को लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, मोथा का संबंध है। तो मोथा क्या होता है, एक बीड़ होता है मोथा, साइप्रस रुटेंडस, ये इसकी फैमिली साइप्रेसी होती है, और ये रबी की सीजन का बीड़ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रोपड़ के लिए प्याज के रोपड़ के लिए प्याज के बेहन की उचित आयु होती है। यानी कि बेहन क्या था, यहाँ पर दिया गया था आइडियल ट्रांसप्लांटिंग एज ऑफ ओनियन सीडलिंग इज बिटवीन। यानी कि पूछ रहे हैं कि आइडियल ट्रांसप्लांट, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, तो उसकी आइडियल एज कितनी होनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो यहाँ पर इसकी एज कितनी होती है, यहाँ पर होती है 5 से 6 सप्ताह के मध्य। 5 से 6 सप्ताह के मध्य पुराना अगर प्लांट है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अंगूर में सर्वाधिक प्रचुर अम्ल होता है। यानी कि अंगूर में किस अम्ल की अधिकता होती है, अंगूर में पाया जाता है टाइट्रिक एसिड, सबसे ज्यादा पाया जाता है। खट्टे फलों में जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ गिरते समय पेड़, यानी कि पूछा गया है कि बर्फ गिरते समय पेड़ पेड़ क्या कर सकते हैं बर्फ गिरते समय। तो यहाँ पर दिया गया है, सांस नहीं लेते हैं, सांस लेते हैं तो ये इससे तो कोई मतलब नहीं है। फिर दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होता है। जब बर्फ गिरती है ढके रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से कर लेंगे। फिर दी गया है, बर्फ गिरते समय पेड़ में जीवन संबंधी कार्य कम हो जाते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा, यानी कि हमारा सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम में द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन लोच होती है। तो ये कितनी होती है, उत्पादन लोच कितनी होती है, 1 होती है। प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि जब क्या करते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन करते हैं ना, तो डेवलपमेंट का जो हमारा केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, एक परिवार, एक व्यक्ति होता है केंद्र बिंदु। क्या होता है, तो हमारा फोकस किस पे रहता है, सिर्फ सिंपल पर्सन पे होता है, सिंगल पर्सन पे हमारा फोकस रहता है। जब हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, टेंस होते, एक्सटेंशन कर रहे होते। आगे दिया गया सबसे महंगे बीज की श्रेणी, यानी कि सबसे बीज कौन से होते हैं। तो सबसे महंगे बीज हमारे होते हैं कौन से, ब्रीडर सीड होते हैं सबसे महंगे बीज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, किसान की कर्ज वापस करने की क्षमता निर्धारण निर्धारण का आधार होता है। यानी कि जो हमारी किसान होते हैं, किसानों की जो कर्ज वापस करने की क्षमता का निर्धारण का आधार क्या होता है, किस आधार पे हमें बैंक लोन देती है और हम क्या कर सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। सरकार से लिया द्वारा जो हमने सरकार से कर्जा हम लेते हैं, उनको हम किस आधार पर हमें मिलता है और किस किस क्षमता पर हम उन्हें वापस कर सकते हैं। तो दिया गया कुल कृषिगत क्षेत्र, जो हमारा क्या होगा, टोटल कल्टीवेटेड एरिया होगा, उसी एरिया के आधार पर हमें क्या मिलता है सरकार से। जैसे कि हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, इस प्रकार के जो हम पैसे लेते हैं ना गवर्नमेंट से, वो किस पे मिलते हैं, टोटल कल्टीवेटेड एरिया पे। अगला दिया गया, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। यानी कि खंड विकास परिषद जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी क्या करते हैं, अध्यक्षता की जाती है। तो किस पर की जाती है, ब्लॉक प्रमुख के स्थान पर की जाती है, ब्लॉक प्रमुख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन, ब्लॉक प्रमुख के आधार पर होती है अध्यक्षता में। अगला दिया गया है राष्ट्रीय स्तर, क्या दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर
प्रकाश निदेशक स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रकाश निदेशालय जो स्थित है वो राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है, ये पूछ रहे हैं ये। चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश निदेशालय स्थित है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, यही हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना बिना 5 वर्ष पूरे किए ही समाप्त हो गई थी, यानी कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो बिना 5 साल पूरे किए हुई समाप्त हो गई, तो वो कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसके 5 साल, जिसके पूरे 5 साल नहीं हो पाए थे और वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, समाप्त हो गई थी 5वीं पंचवर्ष, 5वीं और पंच ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं इसको, 5वीं पंचवर्षीय योजना को, कि 5 वर्ष पूरे नहीं हुई, खत्म हो गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है, यूं प्लांटिंग करते हैं तो उसका उपयुक्त समय कौन सा है, दिसंबर जनवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पूसा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूसा नवीन जो प्रजाति है, इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, लौकी दी गई है। इसके बाद में हमारा क्या दिया गया है इसमें, तो लौकी दी गई है पूसा नवीन प्रजाति, तो हमारा इसका आंसर लौकी ही हो जाएगा, क्योंकि पूसा नवीन प्रजाति किसकी है, लौकी की है, बोटल गार्ड की प्रजाति है, कौन सी, पूसा नवीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें एक कमेंट जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।